अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ देखो, चैप्टर का नाम है हमारे पास बेटा सेकेंड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हो उसको। इससे भी ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटा सेकेंड ईयर की बॉटनी में। और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सही है। और इसके बाद एक और चैप्टर है, चैप्टर 23। उस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। सही, इनहेरिटेंस। ठीक है। अच्छा जोहा बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? माइक अनम्यूट कर देना जोहा। सही है, माइक अनम्यूट करके मुझे बता देना लाजमी। अच्छा, क्रोमोसोम्स का मतलब, आयुष तुम्हें क्रोमोसोम्स का मतलब पता है? मैंने बताया था क्लास में क्रोमोसोम्स का वर्ड का मतलब क्या है। क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। सही। और सोमा का मतलब होता है बॉडीज। सोमा का मतलब क्या हो गया शयान? बॉडीज। तुम लोग अपना माइक अनम्यूट ही बॉडी रखो, होते हैं। अपना अपना शयान। सही है, इसको हाँ, अनम्यूट ही सही। रखो। सही है। आयुष, बाबा म्यूट अनम्यूट करोगी मसला होगा, उसको अनम्यूट ही रखो, मसला नहीं है। बैकग्राउंड वॉइस नहीं है तो टेंशन नहीं है। सही है। तो क्रोमोसोम्स का जो मतलब है बेटा, वो उसका मतलब है कि क्रोमो का मतलब तो कलर्ड हो गया, और सोमा का मतलब हो गया बॉडीज। तो बॉडी। क्रोमोसोम्स जो है वो इस नाम के तहत क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज हो गए। जबकि ये नाम गलत है। क्या सबके क्रोमोसोम्स कलर्ड होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो नहीं। ऐसे टर्म को बायो में क्या कहते हैं बेटा? ऐसे टर्म को बायो में कहते हैं मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या है? नॉर्मल। जिसके नाम का जो मतलब है उससे मैच नहीं करता। नहीं सही। होता। क्रोमोसोम सिर्फ नाम के हैं कलर्ड बॉडीज, एक्चुअल में क्या ये कलर्ड बॉडीज हैं? तो आपका आंसर होगा नो सर। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कलर्ड बॉडीज नहीं है। दे आर डार्केस्ट बॉडीज। तो क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज नहीं है। क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों? डार्केस्ट डार्क। बॉडीज। अच्छा, क्रोमोसोम किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के अंदर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस। जी, आंसर शाबाश। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स सर। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। शायद थोड़ा सा लाउड बोल लो। आयुष, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। न्यूक्लियस में सर। सही है। और जोहा, माइक अनम्यूट नहीं किया आपने। तो क्रोमोसोम्स बेटा पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऐसी है। तो जी सर। बिल्कुल, ये एक सेल है। ये सेल का जी। साइटोप्लाज्म है। मेरे पेन के साथ जी मसला सर। है, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। और ये आपके पास सही है। न्यूक्लियस। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स सही। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जी। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल थ्रेड जैसे पाए जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सही। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया। अच्छा, एक और चीज, क्या इसको हम इस थ्रेड लाइक को डायरेक्ट क्रोमोसोम्स कह सकते हैं? नहीं। नहीं, इसको नहीं कहते। चंदा, तो कोई मसला नहीं है बैकग्राउंड नॉइस का, लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लास में ना माइक अनम्यूट ही रखो। वो मसला नहीं है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन ना बिल्कुल आवाज़ नहीं आए ना बच्चे की तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। सही। अच्छा शैन, तो हमने बोला कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन ये जो है ना, जी। ये जो मैंने अभी गुच्छा बना दिया है, इसको हम क्रोमोसोम्स नहीं जी। कहते। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन बॉडीज। क्रोमेटिन बॉडीज। तो बेटा क्रोमोसोम्स जो है, सॉरी, हाँ क्रोमोसोम्स जो है वो आपके पास जिस फॉर्म में पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, तो उस फॉर्म को कहते हैं बेटा क्रोमेटिन बॉडीज, या क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमेटिन भी कह बॉडीज। सकते हो आप। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रोमेटिन नेटवर्क। अब सवाल ये कि क्रोमेटिन नेटवर्क में और यानी कि क्रोमेटिन में और क्रोमोसोम में क्या फर्क है? तो बेटा एक होता है सबसे पतला धागा। फिर इसी धागे को आगे जाके हम लोग कहते हैं कि यार ये तो बन गया है थोड़ा सा थिक फाइबर। और फिर यही आगे जाके रेप्लिकेट होता है, तो एक का दो हो जाता है। ये एक हो गया और ये दो हो गया। जैसे मैं तीनों को एक ही कलर से बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको मैं मिटाता हूँ, बल्कि इसको मैं इसी से रेड से बना लेता हूँ, पतला सही रहेगा ये। तो बेटा सबसे पतले धागे को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। सही है। उसके बाद फिर ये जो मोटा बना है, थोड़ा सा कंडेंस हुआ है, इसको बायो में कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिन। क्रोमेटिड। सही। और फिर इस क्रोमेटिड की रेप्लिकेशन हुई है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है शयान? रेप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि एक चीज की एग्जैक्ट कॉपी बन जाना। तो एक क्रोमेटिड था, यहाँ पे उसने अपनी कॉपी बनाई, रेप्लिका बना दिया। अब ये हो गए दो क्रोमेटिड्स, और इनको दो कहते हैं क्रोमेटिन। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर का मतलब बायो में होता है सेम।
ये दोनों क्रोमेटिड सेम है, सेम। तो आपका आंसर होगा यस, ये दोनों सेम है। और टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इज इक्वल्स टू वन क्रोमोसोम। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इज इक्वल्स टू वन क्रोमोसोम। तो इससे क्या पता चला, वन एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? एक क्रोमोसोम में होते हैं दो क्रोमेटिड्स। दो क्रोमेटिड। सही, अभी थोड़ा सा इसके इक्वल आ जाए, मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो वन क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू टू क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड क्रोमेटिड। होते हैं, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल सही। तो क्रोमेटिन से क्रोमेटिड का सफर क्या है? ये थोड़ा सा जो चौड़ा हुआ है, इस प्रोसेस को बायो में कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, बिल्कुल। तो क्रोमेटिन से की कंडेंसेशन हुई और ये क्रोमेटिड बना, थिक बना। अब इसके बाद क्या हुआ? क्रोमेटिड के बाद क्या हुआ? क्रोमेटिड के बाद हुआ है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन। बायो में क्या कहते हैं, जिसमें एक का दो बन जाए? इस प्रोसेस को बायो में कहते हैं रेप्लिकेशन। बिल्कुल रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को बायो में कहते हैं रेप्लिकेशन। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, और इसको हम कहेंगे वन क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम हमें नजर कब आते हैं? अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, हमें तो ज्यादातर यही नजर आता है, धागा। क्रोमोसोम जी। सिर्फ आपको कब नजर आएंगे? आर ओनली विजिबल। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ कब नजर आएंगे बेटा? क्रोमोसोम्स आर सेल ओनली डिवीजन। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। सेल डिवीजन का मतलब या माइटोसिस या मियोसिस। तो सिर्फ तभी मियोसिस। आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। सर, हमने तो देखा कि क्रोमोसोम्स को आपने क्लास में इस तरह बनाया था। थोड़ा सॉरी, माउस से इतना अच्छा बन नहीं पाएगा अभी। हाँ तो बेटा, आप ऐसे भी बना सकते हो, मसला नहीं है। जी। सही। और बीच में इसके एक मॉलिक्यूल होता है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, जो दोनों धागों को जोड़ के रखता है। तो ये भी सही है, और ये वाली डायग्राम भी सही है, इसमें यहाँ बना लो, मसला नहीं है। सही। मनाइल बेटा, आप अनम्यूट कर लो। शयान ने अनम्यूट किया हुआ है। आयुष अनम्यूट अभी तक हुआ नहीं है तुम्हारा। जोहा ने भी अनम्यूट नहीं किया हुआ है, तो अनम्यूट कर लो तो अच्छा है, होगा बेटा, समझ आ जाएगा। जी। आयुष, आवाज आ रही है? यस सर, आइए। ठीक है। क्रोमोसोम्स में क्रोमो का मतलब क्या है? क्रोमो का मतलब कलर्ड। कलर सोमा, लाइट। कलर सोमा बॉडी। का मतलब बॉडीज। क्रोमोसोम बॉडी। अपने बॉडी। नाम से मैच नहीं करता, तो ये टर्म एक मिसनोमर है। ये एक मिसनोमर मिसनोमर टर्म है। होगी। और क्रोमोसोम्स होते हैं डार्केस्ट बॉडीज, तो ये कहना बिल्कुल वजह है कि क्रोमोसोम्स डार्केस्ट बॉडीज होते हैं। सही है। और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम नजर आते हैं, यस, सिर्फ तभी नजर आते हैं, ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और उसके अलावा जिस फॉर्म में रहते हैं, तो उस हालत को कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन बॉडीज। क्रोमेटिन सबसे पतला फाइबर, फिर जी। उसमें कंडेंसेशन हुई, तो वो क्रोमेटिड बना। फिर इसकी रेप्लिकेशन हुई, एक का दो बना दिया, तो दो क्रोमेटिड्स। और दो क्रोमेटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम बनते हैं। एक क्रोमोसोम बनाते हैं। सही है अनस, डन है। सही। अच्छा, अब आ जाओ। एक और चीज, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी। तो बेटा, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी थी? क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी, एक मिनट पहले मैं इसको जरा सही कर दूं। तो भाई, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी करी थी वॉल्टर फ्लीमिंग साहब ने। वॉल्टर फ्लीमिंग ने। सही है। और ये कहाँ करी थी? एक एम्फीबियन होता है, उसको कहते हैं सेलेमेंडर। लिजर्ड जैसा होता है। सही। लिजर्ड तो रेप्टाइल में आता है, सेलेमेंडर एम्फीबियन है। तो लिजर्ड अपना सेलेमेंडर के लार्वा, या जो एग जैसा स्ट्रक्चर होता है बनने से पहले, तो वॉल्टर फ्लेमिंग साहब ने सेलेमेंडर के लार्वा में ये क्रोमोसोम्स को देखा था। और कौन सा डाई लगा के देखा था? उस डाई का नाम है पर्किंस एनिलीन। वर्किंग पर्किंस एनिलीन। एनिलीन, ये सब आपकी बुक्स में है। बुक्स वाला अगली क्लास में बता दूंगा, अभी फिलहाल बेसिक बेसिक लेक्चर है, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने करी थी? वॉल्टर फ्लेमिंग साहब ने। कौन सा डाई लगा के? वॉल्टर। पर्किंस एनाडीन। और ये तकरीबन वर्किंग एनिलीन। बहुत सारे कलर्स हैं इंटरनेट में इसके, तकरीबन कमोबेश इसका वॉयलेट सा कलर आता है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज देखनी है, आप डाई लगाओगे, तो वो चीज तो कलरलेस भी होगी, तो कलर हो जाएगा उसका। आ उसने जाएगा। खुद ही डाई लगाया था बावले ने। उसने खुद ही ने कहा कि क्रोमोसोम्स कलर्ड है। सही है। थोड़ा कसूर है इसका, थोड़ा नहीं है। ये समझा कि ऐसा है, जबकि क्रोमोसोम्स कलर्ड नहीं होते। अच्छा, अब आ जाए एक और चीज। क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर इंडिविजुअल में सेम होता है? स्पीशी के हिसाब से तो सेम है, कि हर इंसान में तो सेम है। लेकिन इंसान और, अगर मैं फ्रॉग की एग्जांपल दूं, तो उसमें अलग है और हम में अलग है डिफरेंट भाई। डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करता है
इन डिफरेंट स्पीशीज। सेम स्पीशी है, और वो मेल हो फीमेल हो बच्चा हो बड़ा हो, तो हम सबके सब एक ही हैं क्रोमोसोम के Yeah. एतबार से। वेरी इन स्पीशीज। सही करता है। ठीक है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, आपने नाम सुना होगा दुनिया की सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलिन। वो एक फंगस से निकाली गई थी। उस फंगस का नाम है, आपको ये फंगस याद नहीं करना, समझो एक ये फंगस है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसमें टोटल तो क्रोमोसोम्स 2 हैं। और क्रोमोसोम्स हमेशा याद रखना बेटा पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, यानी कि एक पेयर में दो क्रोमोसोम मिलेंगे आपको। एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम वो अलग होते हैं, खैर। यानी कि आपको क्रोमोसोम हमेशा ऐसे मिलेंगे, एक और एक दूसरा। सही। तो पेनिसिलियम न्यूटेटम में टोटल कितने क्रोमोसोम है? 2, और इसका पेयर कितना हो गया, तो इसका मतलब इसमें पेयर कितने हो गए? 1 पेयर। एक पेयर। दो क्रोमोसोम्स का मतलब 1 पेयर। वन पेयर। सही। अच्छा, एक और भी एग्जाम्पल दे दें सर कोई? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ फर्न, एक अब समझो एक प्लांट है, कैटेगरी है, उसमें 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1000 क्रोमोसोम्स, तो उसमें पेयर्स कितने हो गए? 500 पेयर्स। अच्छा, आपको पता है फाइव। ये सब पूरे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है या उसके हर एक सेल की बात हो रही है? तो बेटा उसके एक सेल की बात हो रही है, ईच सेल। एक सेल की बात। यानी कि फंड के अंदर अगर करोड़ों सेल्स हैं, तो उनको छोड़ो, आप सिर्फ एक सेल की अगर बात करो, तो जैसे इंसान में हम लोग टोटल कहते हैं कि हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो वो ईच सेल की बात हो रही होती है। इसी तरह पेनिसिलियम नोटेटम के हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम है। फन फर्न के हर एक सेल में 1000 क्रोमोसोम्स हैं, 500 पेयर्स हैं। और अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, सॉरी, और अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस में ईच सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो उसके पेयर्स कितने हो गए? इसके पेयर्स ट्वेंटी हो थ्री गए 23 पेयर्स। सही है। ये चीज होती है ह्यूमन। हम सब में हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, और 23 पेयर्स में अरेंज्ड हैं। ये चीज होती है। बेटा अगर माइक का इशू आ रहा है, कोई मसला नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम लोग एक ऑप्शन होता है इसमें चैट का, उसमें मुझे बता दो सारे बच्चे, शायान के अलावा, आयुष के अलावा, सोहा हो गया, और ये आईफोन मुझे पता नहीं क्या नाम है, तानिया और मनाहिल, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? बस ये बता दो, चैट में जाके देखोगे हो जाएगा। समझ आ रहा है। जी सर आ रहा है। जी सर आ रहा है। सही सही, डन है, ठीक है। सही। अच्छा, तो ये चीज होती है भाई आपके पास क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी वॉल्टर फ्लेमिंग साहब ने। क्रोमोसोम्स में है आपके पास बेसिक चीज बताई। अच्छा, क्रोमोसोम में ये हमने आई गेस फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया था। क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होते हैं? तो क्रोमोसोम्स में होते हैं सर 2 आर्म्स। टू आर्म्स तो यस। ओहो, हो जाएगा ये कलर। क्रोमोसोम्स में 2 आर्म्स होते हैं। एक होता है ये ऊपर वाला आर्म, थोड़ा सा मैंने बड़ा ही बनाने की कोशिश करी है। एक होता है इसका पी आर्म, एक और क्यू। एक बिल्कुल, और एक होता है क्यू आर्म। थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रख दिया है खैर गलती से। इसको कहते हैं हम लोग क्यू आर्म। एक होता है पी आर्म और एक होता है क्यू आर्म। और दरमियान में जो आपको ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोमेयर। यार। सेंट्रो मीन्स सेंटर हो गया बीच में, और मेयर का मतलब हो गया मर से निकला, और मर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें शायद? इसमें मॉलिक्यूल है प्रोटीन का मॉलिक्यूल। प्रोटीन प्रोटीन का भी एक मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल का भी नाम है। उस मॉलिक्यूल को बायो में क्या कहते हैं? सर उस मॉलिक्यूल को बायो में कहते हैं काइनेटोकोर। बिल्कुल। मॉलिक्यूल। आवाज आई मुझे कहीं से, काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन। अच्छा, एक और चीज सर, ये क्रोमोसोम कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसके अंदर क्या होता है चंदा? इसी के अंदर तो मेन चीज होती है। मैं इसको बिल्कुल जिस तरह जितना भी कॉइल करूं कम है। तो शायद क्रोमोसोम्स के अंदर एक कॉइल मॉलिक्यूल होता है। देखो क्रोमोसोम मॉलिक्यूल नहीं है, क्रोमोसोम सिर्फ एक फाइबर है, धागा है, फाइबर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है।
उसको कहते हैं DNA। 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 तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए या डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, तो आपका आंसर होगा क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डी सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में, और मैंने डीऑक्सीरिनेटेड लिख दिया, सॉरी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। एसिड। ठीक है। डीएनए एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और डीएनए का एक छोटा सा अगर टुकड़ा मैं लूं, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लूं मैंने, यानी डीएनए का एक छोटा सा अगर यहाँ से टुकड़ा उठा लिया, तो उस छोटे से टुकड़े को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? जीन। Gene। जीन कहते हैं। अब फड्डा समझ आ गया कि इंसान के अंदर सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम। और डीएनए के अंदर डीएनए। जीन्स। तो जीन इज अ टुकड़ा ऑफ डीएनए, तो यानी कि जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। बिल्कुल, या आप कह लो सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जीन का काम क्या है? जीन से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारे काम है। ठीक। और ये चीज है असल में जो या इनहेरिटेंस करवाते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उसका स्पेसिफिक आंसर वो होता जीन है करवाता है। डी। डीएनए भी सही है उसका आंसर, न्यूक्लियस भी सही है, क्रोमोसोम्स भी सही है, लेकिन स्पेसिफिक होते हैं जीन्स को हम लोग कहते हैं यूनिट्स ऑफ जीन। इनहेरिटेंस। सही है। ये चीज हो गई आपके पास एक और। अच्छा, अब एक और चीज सर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे पास, अगर मैं ह्यूमंस के एतबार से बात करूं, ह्यूमंस के एतबार से, ह्यूमंस के हिसाब से, अगर मैं क्रोमोसोम्स देखूं, तो सर ये कितने पेयर्स हैं? ये होते हैं बच्चों 23। 26। बिल्कुल, 20। 23 पेयर्स, बिल्कुल सही। और यानी कि इन शॉर्ट टोटल कितने हो गए? 46 फोर्टी क्रोमोसोम्स। सिक्स सही। इसमें से वन से लेके, यानी कि फर्स्ट पेयर से लेके 22nd पेयर तक, फर्स्ट पेयर से लेके ट्वेंटी ऑटोसोमल। सेकेंड पेयर तक, इनका काम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाना, फिजिकल अपीयरेंस है, जेंडर के अलावा हर चीज है। तो फर्स्ट से 22nd पेयर तक जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब हम सिर्फ ह्यूमंस के स्टडी करें, और इसको तो खैर सब में यही कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स। सोमा मीन्स बॉडी, सोमैटिक क्रोमोसोम। और इनका एक और भी नाम है बड़ा प्यारा सा, इनको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। बिल्कुल, और इनको कहते हैं अलीलोमॉर्फ्स। सर बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ दो बता दें, मैं कम से कम आपको दो ही बता सकता हूँ, ये दोनों नाम। सही है। ये देते हैं आपके कौन सी अपीयरेंस? तो सर ये देते हैं आपको, हो कहाँ चले गया, ये देते हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस बच्चों, फिजिकल अपीयरेंस। सही। जेंडर का काम नहीं इनका। और जो लास्ट पेयर है बेटा आपके पास, जिसको कहते हैं 23rd पेयर है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल। तो ये आपका जेंडर का ताल्लुक है इससे, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर। अच्छा, अब एक और चीज, फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd पेयर तक इंसानों में जितने भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये पेयर नंबर 1 है, फिर कौन सा है? ये पेयर नंबर 2 है। तो पेयर हाँ। नंबर 1 और पेयर नंबर 2 में तो आपस में वो सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन एक ही पेयर में जो दोनों क्रोमोसोम है वो सेम है। नजर आ रहा है बेटा? यानी कि एक पेयर में Yes, दो sir। एक। क्रोमोसोम आपस में सेम है, लेकिन एक पेयर दूसरे से जुदा है, सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं, फर्स्ट पेयर से लेके 22nd पेयर तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, आ रहे हैं इसमें, इन सब को हम लोग कहते हैं, ये सारे कौन है? एक दूसरे के नहीं, इन सब के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। यानी कि एक पेयर में अगर दो क्रोमोसोम है, तो वो आपस में क्या होंगे? सेम। होमोलोगस होंगे। Home। एक पेयर की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही, यानी कि एक पेयर में दो है, तो ये भी सेम, ये भी सेम। आप इसको दूसरे से मैच ना करो। और जो 23rd पेयर है, उसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर तो फीमेल है, यानी कि फीमेल जेंडर है, तो दोनों एक्स एक्स होंगे, आखिर वालों का नाम है एक्स एक्स। तो सर ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इनको भी क्या बोल दो? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस सही। तो इनका भी नाम मैंने क्या रख दिया? होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। HC। और अगर मेल है, तो एक एक्स है और एक छोटा है, और तो एक। वाई हमेशा छोटा बनता है। याद रखना, वाई के अंदर जीन्स की तादाद कम होती है, लेकिन कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं, नेचुरली वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। तो सर ये क्या बना? ये नॉन होमोलोगस है, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा है, तो बेटा इसको कहते हैं नॉन होमोलोगस। तो अगर 23rd पेयर पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये मेल जेंडर है। और 23rd पेयर पे अगर होमोलोगस है, तो हम बोलेंगे ये फीमेल है। तो नॉन होमोलोगस का एक और नाम चलता है मेरे बच्चों, हीट्रोलोगस।
हिस्टोलोगस। बिल्कुल, दोनों सही शायन, जो भी आसानी हो, दोनों अच्छे नाम। ज्यादातर जो है ना एमडी कैट के हिसाब से भी ये वाला चलता है, पहला वाला नॉन होमोलोगस। सही, तो ये चीज हो गई, दोनों ही में इतना बुरा स्टार बना, तो अब छोड़ो। तो 23rd पेयर बेटा सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये आपका जेंडर डिटरमाइन करता है, सही है। तो फर्स्ट से 22nd पेयर तक ये आपका फिजिकल अपीयरेंस देते हैं। फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग बायो में कह सकते हैं कि फिनोटाइप, फिनोटाइप। अब जेनेटिक मेकअप को हम लोग वैसे जीनोम कहते हैं, लेकिन जीनोम अभी मैं किसी वजह से बोल नहीं रहा, तो काफी है। तो फिजिकल अपीयरेंस भी काफी है, फिनोटाइप अभी छोड़ दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने का मकसद यही है कि अभी फिनोटाइप ये वाला भी खैर हो गई, अगर नहीं आता है तो टेंशन नहीं। तो ये चीज है। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक समझ आया? जी सर। जी सर। ठीक, डन, सही। तानिया तुम्हें समझ आया बेटा? जी सर। ओके ओके तानिया, ये चीज है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, बड़ी प्यारी चीज, वो क्या है कि वो तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही वही होगा, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक, याद है शयान? यस। वो जी सर। चार किस्म होता है, लेकिन उसको चलो बाद में, आप फिजिकल क्लास में करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ आपके सेकेंड ईयर के लेवल पे, वो ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। हाय हाय, अभी माउस जो है ना, चलो फिर भी कुछ बेहतर बना है पहले से। एक इसमें बीच में मैंने पकोड़ा बना दिया, इसको मैंने कह दिया सेंट्रोमेयर। सही। अच्छा, बेटा वो जो आपका अल्लाह भला करे, कुछ वर्ड्स होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी क्रोमोसोम ना शयान बेटा और सारे बच्चे, क्रोमोसोम जो होते हैं ना बच्चों, वो दो हिस्सों से सिकुड़ा हुआ होता है। कौन कौन से हिस्सों से? एक ये वाला हिस्सा होता है कि यहाँ से क्रोमोसोम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ से हुआ हुआ है, एक ऊपर राइट? से बिल्कुल। तो इस जगह पे, इस जगह को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेकंड। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ऊपर से सब। ये क्योंकि यहीं से बनना स्टार्ट होता है, ये मेन जगह है, तो इसको प्राइमरी कह दिया। तो जब वो प्राइमरी, तो ये कौन हो गई बावली? ये हो गई सेकेंडरी। सेकेंडरी। बिल्कुल, जी। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर के करीब है या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन? तो आप बोलोगे प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी। बिल्कुल, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर के करीब है, ये रहा सेंट्रोमेयर का पकोड़ा, सी लिख दिया मैंने। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अच्छा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में साइंस कहती है, अब मैं अगर इसके डीएनए बनाना शुरू करूं अंदर, तो जैसे ये डीएनए पूरा मैंने यहाँ बनाया, तो साइंस कहती है कि भाई जो कोनों कोनों में जो डीएनए होता है ना, यानी कि एक यहाँ पे सेकेंडरी है और एक सेकेंडरी यहाँ पर है, दोनों कोने, इन कोनों को बायो में कहते हैं टीलोमर्स। टीलोमर। इस कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं, जहाँ एक से जंग जुड़ा भी हुआ है, है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इन कोनों को बायो में क्या कहते हैं? टीलोमर। टीलोमर। ठीक। टीलोमर, सही। और साइंस कहती है कि यहाँ पे भी डीएनए मौजूद है, लेकिन असल डीएनए मैंने यहाँ पे देखो छोटा सा, कम थोड़ा सा बना दिया। साइंस कहती है कि यहाँ पे जो डीएनए मौजूद है ना, ये जंक डीएनए कहलाते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिए। साइंस कहती है नाउजुबिल्ला माजिल्ला, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं बनाई। साइंस की बकवास है कि ये जंक डीएनए, साइंस की बकवास है कि ये यूजलेस डीएनए कहलाता है, सही है। अभी तक इसका इनको खुद को फंक्शन नहीं पता, तो अभी तक इनके लिए यूजलेस है। जब खुद को फंक्शन पता चल जाएगा तो ये कहेंगे वाह यार वाह। सही, तो सिंपल सी बात है भाई, आपकी बुक का आपको फॉलो करना है आपके पेपर पास करने के लिए, सही। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जी। कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है। जंग डीएनए, यूजलेस डीएनए, और ये जो टीलोमर है ना, ठीक। इसको इस जगह के हिसाब से, इस क्रोमोसोम को, मतलब इन क्रोमोसोम्स के इस हिस्से के हिसाब से इन क्रोमोसोम को सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब ऊपर होता है ना, जरा हमारे सरों के ऊपर ही है सैटेलाइट, स्पेस में। तो टीलोमर जो होता है वो ऊपर ऊपर होता है, तो टीलोमर को बोलती है सैटेलाइट डीएनए। देख रहे हैं आप, नाम चेक करो आप। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो आपने सेकंड नाम बताया था, एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का एक और ऐसा कोई नाम नहीं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है ना, कोने वाला ऊपर वाला, उसको कहते हैं टीलोमर। यहाँ पे जो डीएनए मौजूद होता है उसको सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, जंग डीएनए भी कहते हैं, यूजलेस डीएनए भी कहते हैं, सही है। ये था। तो ठीक है सर आयुष, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के नाम से नहीं जानी जाती, ऑल्सो नोन मैं उसी तरफ एज आ रहा हूँ। शॉर्ट जी फॉर्म। जी, बिल्कुल सही फरमाया मोहतरमा आपने, कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का एक और नाम होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, सही है। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ये। मैं भी वही उसी पेज पर ही आ रहा था, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हो आप उसको। आपको पता है ना बायो में क्या मसला है, कि एक ही चीज के कम से बस कम बहुत सारा नाम। दो तीन नाम तो होते हैं भाई।
सर जी सर ये जो पी आर्म है तो इसका कोई नाम नहीं होगा, जैसे सब मेट्रोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक ऐसे नाम होते हैं, ये जो नहीं सेंट्रोमेर के करीब हाँ है। वैसे सवाल अच्छा है तुम्हारा। नहीं, तुम्हारा सवाल होना चाहिए था पी आर्म में पी का मतलब क्या है ना। अब यार ये पढ़े जी नहीं आ रही लाइन। यार ये देखना पड़ेगा पी और क्यू। अभी देख लेते हैं, 1 मिनट सब्र करिए आप लोग जरा। ओहो। P arm. What does P stands in Q in P arm? What does P stands in? है P arm of. पता नहीं इसका कोई नाम है या नहीं है। शॉर्ट आर्म पीस, ये एक फ्रेंच का वर्ड है पेटीट। अरे वाह, इसका मतलब है स्मॉल। ओके। और क्यू का मतलब होगा लार्ज। फ्रेंच ओरिजिन है भाई ये वर्ड। और क्यू आर्म से मुराद क्या है? क्यू का मतलब है कुछ। क्यू आर्म का डोंगल। नहीं, ऐसा सच कुछ आ नहीं रहा, तो पी का तो पता चल गया भाई, थैंक्स टू तानिया। अब बाकी क्यू का देखते हैं। क्यू आर्म नहीं, क्यू कहीं पे लिखा हुआ नहीं है सच। दफा करो अब इसको। सही तो ये चीज है। हाँ जी ओके बच्चों, सर। यहाँ तक समझ में आया। डन। यस सर। सर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमेर के करीब, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमेर के दूर। तो यही होता है आपके पास। तो बच्चों अब कहना ये है आपसे कि अभी हमारी क्लास पे रह गए 6 मिनट, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना। 45 मिनट का जूम का लेक्चर होता है। तो मैं इन 4-5 मिनट में और आपको क्या बता सकता हूँ। इन 4-5 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है। तो क्रोमोसोम में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें। डी। दो। और क्रोमोसोम का एक और नाम होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लिक एसिड है जिसको डीएनए कहते हैं। और इसमें प्रोटीन भी है जिसको हिस्टोन कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियर सही है। एक क्रोमोसोम में कितनी चीजें होती हैं? एक क्रोमोसोम में दो चीजें हैं, लेकिन आप तो दो एरो दो। 3 बना रहे हैं सब। तो अब बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। क्रोमोसोम में डी। डीएनए होगा, सही लिखा है या गलत? यस सर। जी सर। बिल्कुल। कितना प्रतिशत? 40%। 40%। 40%। क्या क्रोमोसोम में प्रोटीन होता है? बिल्कुल। यस यस, सर। कितना सिक्सटी प्रतिशत? परसेंट 60%। 60%। 60%। तो 60%। जब पूरा ही हो गया तो फिर आपने तीसरा क्यों लिखा? यार मैंने उसको ऐसी फ्री फोकट में लिख दिया। आरएनए। आरएनए जो है वो क्रोमोसोम बनाने के काम आता है? नहीं। आरएनए के बारे में आप लिख दो, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ डीएनए। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि ये रेसिपी बनाने के काम नहीं आ रहा है। सही है। ये सिर्फ समझो वो है। क्या है ये? खीरा है। खीरा, खीरा खाते हैं ना हम लोग, पापड़ खीरा। सही है, नहीं भी मिले मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है? दाल चावल तो मिलना चाहिए कम से कम। तो बस बात सारी है कि बेटा क्रोमोसोम में दो चीजें हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। डीएनए 40%, प्रोटीन 60%। आरएनए खुद कब होगा? आरएनए तो खुद डिपेंड करता है अल्लाह के बाद किस पे? डीएनए पे। डीएनए डीएनए। होगा तो आरएनए बनेगा ना। डीएनए नहीं तो आरएनए भी नहीं। सही है। डीएनए किससे मिलके बनता है? अब अगला सवाल है डीएनए किससे मिलके बनता है। तो डीएनए के एंड में लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनते हैं? जिस तरह प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड से, तो न्यूक्लिक एसिड मिलके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे न्यूक्लियोटाइड्स। मिलके बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड्स वो चीजें हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने मिलके क्या बनाया? डीएनए को भी बनाया और आरएनए डीएनए को भी को भी बनाया। बनाया और सही। अब सवाल है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स? तो साइंस कहती है बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बिलियंस ऑफ। ठीक है। लेकिन सर हमें अगर पूछना हो कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, तो मेरा अगला सवाल होगा ईच न्यूक्लियोटाइड, कि हर न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं। तो मेरे बच्चों हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। तीन चीजें। आप इसको छोड़ो कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आप ये देखो कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें हैं। तो आपका आंसर होगा 3। 3। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO। जिसको कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, H3PO4। यस जी सर। सर। यस। ये आज ही आया, देखो आज दिल नहीं चाह रहा तो कुल्फी वाला आज आ गया मनूस। ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके पास H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। एक आपके पास हो गया पेंटोस पेंटोज शुगर। शुगर, पेंटोज पेंटोस शुगर। शुगर। 5 कार्बन। 5 कार्बन शुगर, वेरी गुड। 5 कार्बन, 5C। और एक होते हैं नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजिनस, बेसिस। ओ ये कहाँ चले गए? नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। सही है, नाइट्रोजिनस बेसिस।
जिसको एप्टीट्यूड में हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक बेसिस भी कहते हैं। बताने नहीं ऑर्गेनिक रही। बेसिस। बिल्कुल। तो नाइट्रोजनस बेसिस होती है। नाइट्रोजनस बेसिस 4 किस्म की होती है बच्चों। मैट्रिक क्लास आ गई। एडिनिन, guanine, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन और और थाइमिन। थायमिन। साइटोसिन। अच्छा, पेंटोज शुगर का नाम क्या है? डीएनए होगा तो शुगर का नाम होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में भी सेम चीजें यही होंगी। आरएनए में भी सेम चीजें हैं। इसमें भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसमें भी क्या है, H3PO4। मैंने में H3PO। थायमिन की जगह यूरिकम लगेगा। बिल्कुल, बस इसमें भी पेंटोज शुगर है 5 कार्बन। बस इसकी 5 कार्बन शुगर का नाम क्या है? राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। राइबोज शुगर। और इसमें नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या इसमें भी डीऑक्सराइबोज। नाइट्रोजनस बेसिस है? इसमें भी है। कितनी है सर? yes, टोटल 4 है। टोटल बस 4 है। थाइमीन को हटा के क्या बोल दो? यूरेसिल। uracil, यूरेसिल। एडेनिन, बिल्कुल, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सर ये प्रोटीन का नाम आपने कुछ बताया था। प्रोटीन बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला प्रोटीन है वो है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना, सिर्फ हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन सबसे ज्यादा है। मोस्ट okay, अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है वो आपके पास? हिस्टोन। stone protein, सही बच्चों। इंशाल्लाह। अब आई होप आप लोगों के लिए कोई टाइम निकल आए फिजिकल क्लासेस का। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी आपके टेस्ट के बाद, आई गेस मंडे या ट्यूसडे, जब भी टेस्ट देना सारे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक। मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया है, आप लोग बोलोगे तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा या आप लोगों को आपकी ड्राइव पे शेयर कर दूंगा लेक्चर, जैसे भी हो। सही है। कोई भी चीज़ पूछनी हो टेस्ट के वाले से मुझसे पूछ लेना। सही। सही। ठीक है अनस, सॉरी अनस कह रहा हूँ, शयान। ठीक है बेटा। सही है सर। डन है। चलो बच्चों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। love तो तो मैंने हाफिज़।